सरकार ये चाहती है कि 100% आपके खिलाफ ना जावे, तो किसानों की मांग मान लेगी तो ठीक है, नहीं तो भाई। क्या किसान लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी वही विरोध में जा सकते हैं? हरियाणा में एक तो पावर में बैठी यह पार्टी, एक ही चुनाव होगी जो सिर्फ वह पार्टी, तीसरा वोटे नहीं पड़ता, किसी के डोल खाली जाएंगे। लोकसभा में कौन देखा कि किसके डोल खाली जाएंगे, दो पार्टी रहेंगे, तीसरी पार्टी ही नहीं रहेंगी। चडुन्नी के द्वारा ऐलान किया गया है कि वो 90 की 90 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। पिछले अनेक वर्षों से हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो अन्नदाता की भी सुने। 4 साल के बाद सरकार से पहली वार्ता हुई है और उस वार्ता में क्या कुछ रहा है, किसानों की किन बातों पर, किन मांगों पर सहमति बनी है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोथ मौजूद है। सुरेश जी, स्वागत है आपका बिंदास में। हाँ, धन्यवाद जी आपको। सुरेश जी, 4 साल के बाद पहली जो मीटिंग है सकारात्मक, जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि सकारात्मक वार्ता हुई है। ये सकारात्मक शब्द कहाँ से आया? क्या वास्तव में किसानों की जो समस्याएं थी, जो मांग थी, वो पूरी हो गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने बताऊं, 4 साल से लगातार किसानों की और सरकार की तलखी चल रही थी जी। किसानों को मुद्दों को लेकर के किसान संगठन लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे जी। मगर सरकार कभी भी उनको ना वार्ता के लिए बुला रही थी जी। ना उनकी बातें मानी जा रही थी जी। कोई छोटी मोटी 1-2 मीटिंगें हुई जी। जैसे एक आंदोलन चढ़ा खेड़ी उप तहसील का, 17 गांव का आंदोलन था जी। तहसील के ऊपर ताड़ा रहा 47 दिन तक। डिप्टी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई, वो समझो एक मुद्दे के ऊपर वार्ता हुई जी। एक जुमला मालकान मुश्तरका मालकान जमीनों का मामला था, 5 संगठन उसको चला रहे थे, उसमें एक बार मनोहर लाल खट्टर से वार्ता हुई। इस तरह मनदीप की भी एक बात अलग से विषय पे बात हुई, केसों वगैरह पर जी। मगर पूरे संयुक्त मोर्चा को बाकायदा चिट्ठी लिख करके 4 साल बाद सरकार ने बुलाया है। 2020 में जब ये आंदोलन चल रहा था तब भी पूरे संयुक्त मोर्चा को नहीं बुलाया गया था जी। अब इसकी पृष्ठभूमि में बताऊं, 14 जुलाई को रोहतक के अंदर संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी। उसमें एक फैसला लिया गया था, अगर 20 तारीख तक सरकार हरियाणा प्रदेश के किसानों की मांगों को लेकर के संयुक्त मोर्चा को नहीं बुलाएगी, हरियाणा संयुक्त मोर्चा को नहीं बुलाएगी, तो उसके बाद हम पूरे हरियाणा के अंदर पैदल जत्थे निकालेंगे और सरकार के खिलाफ ये जनता को बताएंगे कि सरकार तानाशाही पे उतरी हुई, किसानों की सुनना नहीं चाहती। उस पर आधार बना करके सरकार ने मीटिंग में बुलाया जी। हम 21 तारीख को हमारी मीटिंग हुई और 34 मुद्दे पूरे प्रदेश के थे, जिसमें 2023 की ओलावृष्टि थी, जिसमें 2024 के मुआवजे थे, जिसमें 2021 की स्पेशल सहायता थी, ये खेड़ी जाल वाली स्पेशल सहायता थी, जिसमें बांस और नारनूंद और खेड़ी के अंदर जो गेहूं जल गए थे उनके पैसे लैप्स हो गए थे, वो एक मुद्दा था। बांस बैंक में एक फ्रॉड हुआ था, वो एक मुद्दा था। 24 करोड़ रुपये नारायणगढ़ शुगर मिल के, हमारा एक साथी है विनोद राणा जी, गन्ना संघर्ष समिति चलाते हैं, उन्होंने मेरे को टेलीफोन पे बताया था, उसके बकाया, वो एक मुद्दा था। सेम की समस्या पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उसमें पाइपिंग का के द्वारा जो कि वो एक मुद्दा था। पैक्स जो खत्म हो रहे हैं, हमारी जो सोसाइटियां हैं उसमें खाद आता था, कई बार दवाइयाँ भी आती थी, वो खत्म हो रही हैं, वो एक मुद्दा था। नकली खाद बीज दवाइयाँ जो बेची जाती हैं दुकानदारों के ऊपर, उसके ऊपर एक ऐसा ढीला ढाला कानून है कि जिसमें 500-400 रुपये जुर्माना या 3 या 6 महीने की सजा है, वो एक मुद्दा था। इस तरह के 34 मुद्दों को लेकर के मीटिंग हुई जी। और एक तरफ सरकार के पूरे प्रशासन था, जिसमें राजेश खुल्लर जी जो मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो पूरे प्रशासन की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें ये सोसाइटियों के बैंकों के चेयरमैन हैं वो उसमें हाजिर थे। एक FCR जिसने सारे मुआवजे देने हैं वो अफसर हाजिर थे, बिजली के सारा महकमा हाजिर था, बीमा कंपनियों के लोग थे। ये सारे के सारे मिल करके वहाँ किसानों के साथ लंबी चर्चा हुई और उसमें
जो प्रशासनिक स्तर पे होने वाले मुद्दे थे वहीं पर हमारी चर्चा के दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से आदेश दिया कि इन मुद्दों को हम जल्दी जल्दी हल कर देंगे। उन्होंने आदेश दिया। हमारे सामने उन्होंने ये भी बताया, जैसे खेड़ी की ही बात करें हम, ये राशि 15 करोड़ रुपये 44 लाख रुपये राशि थी जी। इसको 7.5 करोड़ ही इसमें बंट पाई थी। इसके अंदर ये राशि स्पेशल सहायता के नाम से थी 6,500 रुपये एकड़ यह सारी राशि थी, मगर बांटते समय इस पर मुआवजे की शर्त लगा दी गई थी। तो हमने कहा भी मुआवजे की जब हमारा समझौता है तभी कह दिया गया था अगर मुआवजा आप नहीं दे सकते, क्योंकि मुआवजे का नॉर्म 7,000 से शुरू होता है, आपने कहा था 100-200 रुपये कम देंगे। हमने कहा था अगर आप मुआवजा नहीं दे सकते तो स्पेशल सहायता दे रहे तो मुआवजे की शर्तें भी नहीं होनी चाहिए। ये एक कहा, तुरंत आदेश दिए गए, DC सार को बुलाया गया, भाई इसको जल्दी हल करो। बकाया जितने मुआवजे थे उनके ऊपर भी कहा गया 15 दिन में हम सारे देंगे। रही बात पेंडिंग कनेक्शन, 1200 बिजली के कनेक्शन पेंडिंग थे, उनको कहा गया कि 1 महीने के अंदर ये ज्यादा से सारे के सारे कनेक्शन हम दे देंगे। वो बिजली बिल की बात है, जिस तरह हम ट्यूबवेल्स पर बैठे हैं जी, एक स्कीम आई थी कि जो साथी लोड बढ़वाना चाहे लोड बढ़वा लो जी। अब 20 की मोटर किसी ट्यूबवेल पे चल रही है और लोड बढ़वाने की बात आ गई तो उसने कहा मेरी वो लोड बढ़ा दो, 30 का कर दो। जिस दिन कागज दे दिया उसी दिन 30 की बिलिंग शुरू हो जाती थी जी। ना ट्रांसफार्मर आया ना 30 की मोटर पड़ी, मगर बिल 30 का आना शुरू हो जाए। हमने कहा जब हम यूज करेंगे तब बिल आना चाहिए, तो ये बात भी तुरंत ही आदेश दिए गए कि ये होना चाहिए। जैसे शुगर मूल्य की मैं बात कर रहा था, तुरंत डायरेक्टर को फोन किया गया जी कि जल्दी जल्दी इनके पैसे दिए जाने चाहिए। एक पिछली साल घटना हुई थी, 3 से 6 गेहूं थी, दादरी जिले का मामला था। एक गरीब पिंडतों का लड़का था, 1-2 किला गेहूं का बोरा था जी, आग में जल के मर गया था। उसके खेत में आग लग गई, वो बुझाने के उसमें टी-शर्ट लेके वो करने लग गया, हवा का झोंका 3-3, 4-4 किलो तक आग हो गई, मैं जल के मर गया। उसके बारे में प्रशासन ने कह दिया था कि वो तो आपदा आग में बढ़िया है, इसका नहीं मिलेगा। जबकि दुर्घटना अगर खेत के अंदर किसान के साथ होती है तो मार्केटिंग बोर्ड 5 लाख रुपए देता। हमने कहा ये तो आग बुझान बढ़िया था भाई, इसके खेत की बुझे कुकरे, बिल्कुल। अब इसके साथ दुर्घटना होगी, इसको क्यों नहीं मिल रहा, तो उसको भी आदेश दिए गए कि तो इसका तुरंत। इसलिए हम कह रहे हैं अगर ये जो आदेश उन्होंने दिए मौके पर हमारे सामने दिए, लेटर जारी किए, चिट्ठियां जारी की, अगर वो सारे इंप्लीमेंट होते हैं तो मैं समझता हूँ 500 से 700 करोड़ रुपये किसानों को सरकार की तरफ बकाया है, वो अगर मिलते हैं तो हम इस मीटिंग को सकारात्मक समझेंगे। जहां बात आई खाद बीज नकली की, खाद बीज नकली दवाइयां जो या कंपनियां बेचती हैं, दुकानदार बेचते हैं। अगर हम कपास की बात करें नहीं, वो कपास की नहीं, बीज नकलियां बेचते हैं। कपास नहीं, धान का भी नकली आ जाता है, कई बार गेहूं का भी नकली आ जाता है, दवाइयां नकली आ जाती हैं। और अगर वहां ड्रग्स इंस्पेक्टर छापा मारता है, वो कोई पकड़ा जाता है, पकड़ा जाने के बावजूद भी इतना था 2,000 रुपये जुर्माना कर दिया, किसी का 6 महीने की सजा होगी, 3 साल की सजा होगी, और 100 करोड़ रुपए किसी ने कमा लिए और 2,000 का जुर्माना। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? किसान मार दिया, पूरा जिले का एक बड़ी दुकान में पूरे जिले में इफेक्ट पड़ेगा, उसका बीज इतना बिकता है। तो वहां एक चर्चा हुई कि इसका सख्त कानून आना चाहिए। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे से पूछा कि आप पूरे भारत की मीटिंगों में बैठते हो, किस स्टेट में कानून है? तो केरला में एक कानून है और एक मध्य प्रदेश में कानून है, लेकिन उसकी पूरी डेफिनेशन नहीं मिली हमारे को। मगर मौके के ऊपर एक हमारे किसान ने ही सर्च करके निकाला कि महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा कानून है जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है अगर नकली खाद या बीज बेचता कोई पाया जाए। तो हमारी डिमांड थी कि महाराष्ट्र की तरफ पे वो कानून बनाया जाए। तो सरकार ने कहा हम इस कानून को रीड करेंगे और उसी तरह पे हम इस कानून को बनाएंगे कि महाराष्ट्र में कैसे ये बना, क्योंकि कानून ये केंद्रीय कानून लागू होते हैं इन पे। और दूसरी एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण रही, हमने मनरेगा के मजदूरों के लिए कहा था कि इनको 200 दिन का काम दो, 600 रुपये दिहाड़ी दो। और इसको जब भी कोई मनरेगा का मेट या गांव का सरपंच या कोई जिम्मेवार आदमी ब्लॉक में जाता है काम मांगता है तो वो कहा जाता है गांव में काम ही नहीं, हम काम कहाँ से दें, 20 दिन या 30 दिन मिलेगा। हमने कहा था इसको कृषि से जोड़ दो, खेती से जोड़ दो। खेती में तो हर रोज काम होता है, 1-2 किले का किसान वो भी जॉब कार्ड ले रहा है, सारे भाई मिलकर के खेत में काम करेंगे, किसान का भी सहारा लग जाएगा और मजदूर की जेब में पैसा चला जाएगा। तो इससे गांवों का विकास में काफी जो
कि अगर मजदूर की जेब में पैसा जाता, किसान की जेब में पैसा जाता, तो गांव हर घर में पैसा जाते, गांव में खुशहाली आएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सेंटर का कानून है, अगर कोई प्रावधान बना तो हम कोशिश करेंगे। इसके ऊपर हमारे को वो ठोस बात नहीं मिली जो हम कहते हैं पॉजिटिव हो, पहलड़ियों में पॉजिटिव थी। दूसरी बात हमने एक मांग करी थी, एमएसपी के कानून के लिए पूरे देश का किसान लड़ रहा है, जिस बात के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हो। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम लीगल गारंटी आंदोलन की बात करें तो एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर ही इतने लंबे समय से संघर्ष है। तो उसी मुद्दे पर क्या कुछ रहा, क्या उससे आप मैं आप बता रहा हूं, जब हमारी डिस्कस चल रही थी कि हमें एक कानूनी गारंटी चाहिए जी, कि और भाव भी C2+50 के तहत तय हो। जो आज भाव तय करने की पद्धति है वो A2 पे है। A2 का फार्मूला ना किसी कृषि वैज्ञानिक का, ना किसी यूनिवर्सिटी का, मात्र एक वित्त मंत्रालय ने उस टाइम अरुण जेटली जी ने वित्त मंत्रालय से तैयार करवा दिया जी। C2 का फार्मूला एक एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया स्पेशल आयोग था, स्वामीनाथन जी उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने दिया था। तो हम चाहते हैं कि C2+50 के तहत फार्मूला तय हो, मगर हरियाणा सरकार का कहना था कि CACP केंद्र के अंदर आती है, भाव तय करवाना उस एजेंसी का काम, वो सिफारिश करती है, कैबिनेट में मंजूर करे ना करे, वैसे तो सिफारिशी संस्था है, मगर कैबिनेट वो भाव तय करती है। दूसरी, ये कानून बनाना भी, लीगल गारंटी देना भी भारत सरकार का काम है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून ला नहीं सकती। तो हमने कहा ठीक है, आपकी बात मानते हैं, हमें भी पता ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है, मगर हरियाणा सरकार, हरियाणा के अंदर जो फसलें उगती है जी, आप 8 फसलें खरीदते, सरकार कहती है हम 14 खरीदते, बकवास है ये जी। 8 फसलें हमारे हरियाणा के अंदर बिक रही है कई सालों से, पिछली गवर्नमेंट में बिक रही थी, इसमें ही बिक रही। आप 14-15 सारी फसल ही होती है हरियाणा प्रदेश के अंदर, सारी फसल ही इतनी उगती है। अगर आप कहते हो भाई नीचे का पानी मेरी विरासत, इस तरह के आपने प्रोग्राम चलाने पड़ रहे हैं, ये विविधीकरण के नाम पे आप धान का रकबा घटे, मक्का ज्यादा बीजे, मूंग ज्यादा बीजे, तो सारी की सारी फसलें खरीदना शुरू कर दो आप जी। जब आप सारी फसलें खरीदोगे, जब आप 20,000 करोड़ की गेहूं खरीदोगे, उस गेहूं के साथ 5-7 हजार करोड़ की आप सरसों भी खरीदोगे, तो तोड़िया कितना को होता हरियाणा में वो नहीं खरीद सकते। सूरजमुखी कितनी होती वो नहीं खरीद सकते। जब आप पूरे हरियाणा की धान खरीद रहे हो, नरमा खरीद रहे हो, तो उसी से में मक्का भी आता है वो नहीं खरीद सकते, उसी से में मूंग भी आता है वो नहीं खरीद सकते, उसी से में अड़द आती है, उसी से में उड़द आता है उसको नहीं खरीद सकते, उसी से में गुवार आता है उसको नहीं खरीद सकते। तो सारी की सारी 14, 15, 16 फसलें होती है हरियाणा के अंदर। हमने डिमांड करी कि आप सारी फसलें खरीद लिए, ताकि हरियाणा एक उदाहरण बने पूरे देश के किसानों के लिए। हम राष्ट्रीय मीटिंग में बैठ के भी कहें भी हरियाणा की सरकार सारी फसलें खरीदनी शुरू कर दी, तो पूरे देश का किसान अपने अपने स्टेट की गवर्नमेंट से मांगेगा हरियाणा खरीद रहा है तो राजस्थान वाले क्यों नहीं खरीद रहे, राजस्थान के किसान कहेंगे, मध्य प्रदेश वाले किसान मध्य प्रदेश की सरकार के कहेंगे। इस तरह सबका दबाव बनकर के सेंटर के अंदर एक मांग आएगी कि पूरा देश जब खरीद ही रहा है तो कानून दे दीजिए, हमारे को एक कदम तो दो। तो उन्होंने कहा कि ये देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम अधिकारी हैं, मगर हम आपकी भावना सरकार के सामने रख देंगे और आप ये समझना आपकी इस वार्ता का कुछ न कुछ आपको मिलेगा, खाली नहीं जाएगी। ये कहना था प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर का। जी सुरेश जी, वही सवाल फिर खड़ा होता है, आपकी वार्ता जरूर हो गई है, तो क्या संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो ऐलान किया गया था, जो बातें कही गई थी, जो आंदोलन चल रहा है, क्या वो अब भी जारी रहेगा या फिर अब जिस प्रकार से वार्ता देखिए हमारे प्रोग्राम यूं क्यों स्टैंड कर रहे हैं अभी जी, मगर हमने एक बात सोची है कि 500-700 करोड़ रुपए के मुआवजे उड़ रहे हैं हमारे, जो तुरंत मिल जाने की चाहिए। ये प्रशासनिक काम है, मंजूर शुदा मुआवजे ये देने ही है सरकार ने जी। तो हम ही सोचते हैं अगर ये एक बार किसानों के खाते में आते हैं तब तक तो आंदोलन करना, फिर बातचीत में इंतजार न करना एक फूहड़पन होगा। बिल्कुल, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। एक तरफ अभी तो हमारी वार्ता का हम इंतजार कर रहे हैं जी, भाई हमारी वार्ता का कम से कम एक बार मुआवजे तो रिलीज करें जी, तब हम मानेंगे कि हाँ हमारी वार्ता आगे बढ़ी। अब हमारा एक बड़ा मुद्दा है, पूरे प्रदेश के अंदर सेम की समस्या आ रही है, उसमें
सरकार की एक स्कीम आई, वो बड़ी बढ़िया काम कर रही। खड्डे खोदे जाते हैं, पाइपलाइन के द्वारा वो पानी खड्डों में इकट्ठा होता है, पाइपलाइन के द्वारा बहुत दूर निकाल देते हैं, वो सेम गटर ही उससे। हमने कहा स्कीम जब इतनी इफेक्टिव है, पूरा का पूरा एरिया ठीक कर देती है जमीन को, तो आप इसमें ज्यादा बजट लेके आइए, ज्यादा करिए। तो उन्होंने कहा हम ज्यादा बजट लेके आएंगे। अब बजट का तो इंतजार करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, उन्होंने बढ़ाया कि घटाया ये भी देखना पड़ेगा। अब वो उन्होंने यस किया कि आपका 10 या 15 दिन में आपका सारा रिजल्ट दिखेगा धरातल पे, तो हम 10-15 दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम वहां वार्ता करके ईब झंडा ठाया के गले पड़ लिया तो ये थोड़ा शोभा नहीं देता। एक बार वार्ता का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अगर जल्दी ही सरकार ने इस वार्ता का रिजल्ट नहीं दिया तो हमारे प्रोग्राम यूं क्यों स्टैंड कर रहे हैं। फिर हमारे जत्थे शुरू हो जाएंगे। हमारे 4 साल बात नहीं करी, तब भी हम चल रहे थे, अब बात करिए। देखिए बात जब सरकार ने करी है, हम मानते हैं इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का दौर है, हम मानते हैं इलेक्शन का दौर में किसान को जो 100% किसान सरकार के खिलाफ गया, लोकसभा चुनाव में 100% किसान खिलाफ गया। तो हम मानते हैं भाई अगर ई विधानसभा में सरकार ये चाहती है कि 100% आपके खिलाफ ना जावे तो किसानों की मांग मान लेगी तो ठीक है, नहीं तो भाई जिसती इस सरकार में प्रजातंत्र में किसान का भी उतना हक है जितना किसी और वर्ग का है। दूसरा अगर रोटी खाने लग रहा है, किसान भूखा मरने लग रहा है, फिर दर्द तो होएगा, फिर वो दर्द मिटावेगा भाई, फिर कहेंगे किसान का नाम यार है दिए। तो क्या किसान लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी वही विरोध में जा सकते हैं? देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तक तो पैटर्न वही है जी। अगर इस वार्ता का कोई निष्कर्ष निकलता है, देखिए एक बात मैं आपने बताऊं, 2 चीजें नई है, जनता समझ लेनी चाहिए जी। जब उदारीकरण का जमाना आया उसमें उपभोक्ता को सब तय सियाना समझा गया जी। भाई एक चीज, एक बिजली की मोटर खरीदनी है जी, किसी भी किसान ने, वहां 10 कंपनियां ही मोटर गेड़ दी, 20 कंपनियां ही मोटर गेड़ दी, सबसे अच्छी मोटर सबसे सस्ती मिलेगी, वह खरीदेगा नहीं जी। इसलिए उपभोक्ता को सबसे सियाना समझा गया। जब ये प्रजातंत्र का कॉन्सेप्ट आया उस समय मतदाता को भी सबसे सियाना समझा गया जी। भाई कई पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, उनमें तय जिसने अपनी अच्छी लगेगी उसने देगा। किसान की भी अगर या मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार उसका लठ मारेगी, उसकी बात नहीं सुनेगी, फिर किसान की वोट क्यों देगा। अगर मौजूदा सरकार से किसान की बात सुनेगी या कि में देगी, इनकी सुन लेगी नहीं अगली की सुन लेगी जी, बिल्कुल। यह तो सच्चाई सी बात है। इसमें ना तेरा वोटा में कि में जोर पड़ता ना मेरा कि में जोर पड़ता हो, तो किसान आती कि में देंगे ले लेंगे। सुरेश जी एक बात और, जिस प्रकार से किसान आंदोलन के बाद कुछ किसान नेता पंजाब चुनाव में उतर गए थे, अभी हरियाणा की भी अगर हम बात करें तो चडुन्नी के द्वारा ऐलान किया गया है कि वो 90 की 90 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। पहली बात तो ये सवाल मेरे सम्मान नहीं करा तो ठीक है, क्योंकि वो उस समय किसान नेता था जब मारा गया था। अब जिसने पार्टी बना लेनी, अब वो किसान नेता ना हो करके राजनेता, अब वो राजनीति की भाषा बोलता है, वो कहता है मैं 90-90 लड़ूंगा। एक बात बताऊं मैं, हमारा सिस्टम यूं है जो गरीब, मैं किसान नेता की हैसियत से बोल रहा हूं जी, मेरे को किसान सुन रहे हैं जी। जिस दिन मैं किसान नहीं, किसान नेता की बजाय राजनेता बन जाऊंगा, मेरे को राजनीतिक वर्कर सुनेंगे, फिर किसान न्यू कहेंगे हमारा नेता नहीं रहा जी। इसलिए सामाजिक संगठन एक अलग चीज है, राजनीतिक संगठन एक अलग चीज है। मन धनवा में रह के देख लिया, राजनीति में जब जावे तो सामाजिक संगठन का आदमी उसे दिन कट जाता है, ये नहीं समझना चाहिए। तो इसका मतलब इस चुनाव में किसान चडुन्नी का साथ नहीं देंगे? मेरे भाई हरियाणा में 2 पार्टी रहेंगी, तीसरी पार्टी ही नहीं रहेगी। यूं तो कायल पार्टी सोच लीजिए। आपका ये बहुत बड़ा बयान है सुरेश जी, आपने कहा कि सीधा बताने लग रहा हूं, बहुत बड़ा बयान है ये। मैं गेड़े काट के मैंने बोलने की आदत ही नहीं, ना मेरा बोली जाए झूठ जी। हरियाणा में एक तो पावर में बैठी यह पार्टी, एक ही नारा होगी जो सिर्फ वह पार्टी, तीसरा वोटे नहीं पड़ता, किसी के डोल खाली जाएंगे। लोकसभा में कौन देखा गया किसके डोल थे, डोल खाली जाएंगे, 2 पार्टी रहेंगी, तीसरी पार्टी नहीं रहेगी। तीसरी पार्टी नहीं है, सोच लीजिए आप, सोच लिया यार 2-4 MLA आ जाए, किसी वो पार्टी थोड़ी है मुकाबला। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
लोकसभा चुनाव में भी आप एक नेता के लिए वोटों की अपील करने के लिए गए थे। आपने कहा था कि भाई इन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है, इसलिए इनको वोट दें। सच्चाई बोलना, ये बात विधानसभा में भी लागू होगी? सच्चाई बोलना मेरा फर्ज बनता है जी। मैं बताऊं, हमारे संगठन की मीटिंग हुई थी मुंडाल में जी। संयुक्त मोर्चा का आदेश था कि जो बीजेपी को हराए उसको उसकी मदद वोट करनी जी। हमारे संगठन की, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की आप बात करें, अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा मन ने मांगा था भाई जी, समझ गया। किसी का कहा था मेंबर का भी इस्तीफा दिया, किसी ने मेरा कहना था MLA का इस्तीफा दिया था जी। वहां काफी चर्चा के बाद ये तय हुआ। उस समय तो ये भी पता नहीं था कि कौन मुकाबले में है जी। हम ये सोच रहे थे वे किसान सारे वोट इसके गिर देंगे, यूं मुकाबला में आ जाएगा, वोट तो किसान ना ही ज्यादा है जी। वहां तय हुआ था कि 9 सीटों के ऊपर हम कांग्रेस का के लिए कहेंगे, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, कांग्रेस को वोट दो और बीजेपी कराओ जी। मगर कुरुक्षेत्र की सीट के ऊपर हमारा फर्ज बनता है, जिस आदमी ने हमारे कहने से, वहां संगठन का जिक्र चल रहा है कि हमारे संगठन के कहने से, मैं बोल रहा हूं तो संगठन की हैसियत से बोल रहा हूं जी। हमारे संगठन के कहने से जिसने विधायकी से इस्तीफा दिया, तो कुरुक्षेत्र में जाकर के हम ये कहेंगे, वोट की अपील करना अलग चीज है, हम ये बताएंगे कि बहुत से साथी कहें अपना को और मकसद तय दिया होगा, वास्तव में ये यात्रा लेके गया था, ट्रैक्टरों की यात्रा, और वहां इस्तीफा हमने मांगा था। वो ये बात सच्चाई हम कुरुक्षेत्र में बताएंगे। वहां हमने 4 मीटिंग भी करी, 2 दिन में गया भी हूँ, अलग अलग गांव में 4 मीटिंग करी, एक सुबह होती थी, एक शाम में। किसानों के लिए जो सिर्फ ये बलिदान किया बताने के लिए गया था जी। मैं, किसानों से ये बताने के लिए, भाइयों इलेक्शन आएंगे जाएंगे, पार्टियां हारेंगी जीतेंगी जी। मगर पूरे भारतवर्ष के अंदर मात्र एक व्यक्ति ऐसा है जो लोकसभा का या विधानसभा का चुना हुआ जिसने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था। फैसला करना आपका काम है। मैं ये बताने आया हूं, इस नेता ने हमारे कहने से इस्तीफा दिया था, कोई दबाव में इस्तीफा नहीं दिया था। हमारा फर्ज बनता है कि आज इनकी मदद करें। वो कॉन्सेप्ट जा चुका है क्योंकि उस समय वो लड़ रहे थे। आज हमारे संगठन का फैसला कि एक बार हमने पूरे हरियाणा में वो कहना था, वो पूरे हरियाणा में हम कह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में नहीं कहेंगे? नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में आप अपील नहीं करेंगे? विधानसभा चुनाव में हम इस किस्म की कोई चीज लेके नहीं आएंगे, किसी की वोट की अपील नहीं करेंगे। वो मेरा व्यक्ति का के हिसाब से न्यू एक विचार है कि जो हमने वोट का पैटर्न लोकसभा में देखा, तो हमने न्यू देखा है, एक तो पावर वाली पार्टी रे, एक विपक्ष वाली पार्टी, रंदा ही कुछ नहीं। क्योंकि जब जनता में ज्यादा कुछ नहीं, हाँ जनता में ज्यादा वो या करे नहीं विरोध जी। 2014 में हमने कहा कर दे, 6 साल हो गए थे कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दबे बैठी थी, 2006 में आई थी 14 तक जी, 8 साल तक दबे बैठी थी। अब पूरा देश बांट गई, कांग्रेस ने रहो नाश कर दिया इसने किसाना का, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं कर रही। अब वह अरायका में बीजेपी आई, इन मारे लठ, फिर ही लोकसभा में हमने एंड के कंधे तो लठ मारे हम तो बोल डाल के आएगी बेनती रहो मारा तो मतलब सिस्टम सा डाल का। लेकिन विधानसभा में चुनाव में अभी हमारा कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर बीजेपी सरकार सही सकारात्मक रुख रखती है, किसानों की बातें मानती है, तो हम तो सामाजिक संगठन वाले चलाने वाले घर बैठ जाएंगे। जो हमारी बात नहीं मानती वही बात से तानाशाही दिखावा है, एक्ट में मांगा लठ मारे, फिर हमें फिर जनता मान जाएंगे लठ मारे है, हमारा लठ मारे है। मानना ना मानना तो जनता का काम है। मैं कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र में कोई मारनी थी, 80,000 वोट आ रहे उसके, तो समझ गए होगे उनका 5-5 लाख वोट आ रहे। तो जनता कहीं जनता ने फैसला लेना है, फैसला जनता ने लेना। और 80 उसका छोरा का आए थे पिछले गेड़, 80 उसका बाबू का आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, जनता ने बराबर रखा था। ये थे एक किसान नेता सुरेश कोथ, जिनका साफ तौर से कहना है कि 4 साल के बाद सरकार से एक वार्ता हुई है जिसमें सकारात्मक चर्चा हुई है और इनको उम्मीद है कि जिन मुद्दों के ऊपर सरकार से वार्ता हुई है उनमें से काफी के जल्द ही समाधान होने की उम्मीद है। इनका यह भी साफ तौर से कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो जिस प्रकार से किसान नेता, किसान संगठन पहले विरोध में खड़े थे, पहले आंदोलन कर रहे थे, एक बार फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही विरोध करने के लिए मजबूर होंगे।
इससे भी एक कदम आगे इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इन्होंने अभय सिंह चौटाला का जो एहसान था वो एहसान उतार दिया है और 2024 के विधानसभा चुनाव में अब किसान नेता या किसान संगठन किसी से भी उनका दोबारा से एहसान उतारने की अपील नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि अब हरियाणा में केवल 2 ही पार्टी आमने सामने रहेगी, बाकी कोई और नजर नहीं आएगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार क्या हरियाणा में त्रिकोणीय मुकाबला बनता है या फिर चौथी पार्टी भी कहीं पे मुकाबले में आती है नहीं। बहरहाल एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से किसानों ने ऐलान किया है कि हरियाणा में केवल 2 ही पार्टियों के बीच में मुकाबला है और अगर बीजेपी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये विरोध करने के लिए मजबूर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।